एक बार फिर से देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड कन्वर्ट इट। अपने आप वो आइडेंटिफाई करता है डेटा को और कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने ए में 10 लिखा तो इंटीजर आएगा, ए में हेलो लिख दिया तो अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगा। जो भी कोड्स में लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगा। और अगर हम डिवीजन वगैरह कर रहे हैं तो वो अपने आप वो उसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तभी जब उसके अंदर नंबर होगा। जावास्क्रिप्ट का इंजन जो कि जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करता है। ब्राउजर के अंदर इंजन इनबिल्ट होता है। अगर आपको अलग से इंस्टॉल करना है इंजन तो आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हो और बिना ब्राउजर के अपने जावास्क्रिप्ट का कोड को रन कर सकते हो। तो Node.js भी हम आगे करेंगे। रिएक्ट के लिए तो Node.js मैंडेटरी है, जावास्क्रिप्ट के लिए ऑप्शनल है, क्योंकि अगर हम ब्राउजर में रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंजन होता ही है। तो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है नंबर को और कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हमें वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है अलर्ट बॉक्स में, जैसे कि इस एग्जांपल में देखा हमने तो ए में 10 है, और अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ए की वैल्यू अपने आप स्ट्रिंग हो जाएगी, क्योंकि अलर्ट से स्ट्रिंग जो आउटपुट होता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा। तो जो कन्वर्जन है वो दो टाइप्स की हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को हम बोल रहे हैं ऑटोमेटिक। यहाँ तक हमने देखा कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो अपने आप कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है हर कोड को ही कन्वर्ट कर देगा। जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। लेकिन अगर हमें मैन्युअली कन्वर्ट करना है तो हम एक्सप्लिसिटली भी, मतलब यूजर डिफाइंड कन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो यूजर भी अपने अकॉर्डिंगली उस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, एक्सप्लिसिट के लिए बिल्ट इन फंक्शंस हैं, पहले से ही बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, ये फंक्शंस भी केस सेंसिटिव हैं। क्लियर? यस। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि 3 मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप कन्वर्जन। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। सबसे ज्यादा यही डेटा टाइप है, या तो वो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा या फिर ट्रू फॉल्स बोलिए। होगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे इनको पढ़ते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर कन्वर्जन, नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक का एग्जांपल, कोड्स के अंदर 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया कोड्स के अंदर 10 तो ये 100 अपने आप कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग को इंटीजर में और आंसर आ जाएगा 100। ऑटोमेटिक कन्वर्जन था। इसी तरह से डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्लस नहीं होता क्योंकि प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेट होता है। तो अगर हम 10 + 10 लिखेंगे तो वो 1010 आएगा। तो एक्सप्लिसिटली कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंक्शन यूज करना होगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन है वो नंबर है। तो ए में कोड्स के अंदर, क्योंकि हमें अगर प्लस करना है तो प्लस में तो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा ना, तो अब हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली वाला ही यूज करना पड़ेगा तभी वो प्लस होगा। तो एक्सप्लिसिटली करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा a = 10, b = 20, लेकिन ये कोड्स में, अब हमने इसको नंबर a लिख दिया। तो a का जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो गया नंबर में। इसी तरह से b का भी कन्वर्ट हो गया, अब दोनों का एडिशन होगा तो जाके वो c में 30 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो नंबर डेटा टाइप यूज होता है। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अगर हम ए में लिख रहे हैं कोई टेक्स्ट जो कि नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और अगर हम नंबर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, NaN आ जाएगा, जो कि नॉट हमने एन पढ़ा ही था, नॉट अ नंबर। नंबर। बिल्कुल सही। ये हमने यहाँ पे क्या किया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, नंबर में कन्वर्ट किया था, है ना, स्ट्रिंग टू यस सर। नंबर। इसी तरह से अगर हमें बूलियन को यानी कि ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना है नंबर में तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी नंबर ही लिखा आएगा, लेकिन ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता वन। है 0। जी। फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रू जीरो। लिखा है तो यहाँ पे इसके अंदर 1 आ जाएगा और फॉल्स में यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगला स्ट्रिंग। हम कर रहे हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे।
अगर हमारे पास नंबर है और उसको हमें स्ट्रिंग में करना है, या कोई और डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं। नंबर में कन्वर्ट करना है तो नंबर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग। ए में 10 है जो कि नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ए को भी और बी को भी, तो इसका सी का आंसर क्या आ गया? सी का आंसर 10-20 10-20 आ गया। क्यों? क्योंकि ये अब कॉनकैटिनेट हुआ है। कौन करेंगे? ठीक है ना, कॉनकैटिनेट हुआ है। यहाँ पे अब बुलियन वैल्यू नहीं लिखी हुई, बुलियन वैल्यू ऐसा करते हैं खुद से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बुलियन के नाम से एक फाइल बनाई है, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखते हैं, और इसमें मेरे को एक वेरिएबल लेना है, लेट ए इक्वल्स टू ट्रू। एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू क्या है, बुलियन वैल्यू हमने स्टोर कर दी। ठीक है, और अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग का हमने फंक्शन पढ़ा था कि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल है, कैपिटल ही है, हाँ कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। और यहाँ पे अब मुझे इसको प्रिंट करवा के देखेंगे कि बी में क्या आएगा। तो बी में क्या आएगा बताओ, कुछ आइडिया? हिस्ट्री बताओ क्या आएगा? इमेज टू आने सर 1 आना चाहिए। नहीं, वन तो तब आता जब हम उसको नंबर में कन्वर्ट करते, है ना। अच्छा अगर नंबर में होता तो वन आता, लेकिन हम उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एरर देन सिंपल ट्रू, एरर देन ट्रू ही आया है। ट्रू वो किसी और चीज का एरर था, वो रीलोड करने से हट गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे देखा इसको, तो ट्रू आ रहा है इस कोड का, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रू ही रहेगा। चेक करते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a प्लस ए, मतलब मैं बूलियन वैल्यू को प्लस करना चाह रहा हूँ, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये ट्रू टू आ गया यहाँ पे, ट्रू है ना। तो बूलियन के अंदर जैसे कि ट्रू का मतलब हमें पढ़ा था कि वन है, ट्रू तो यहाँ पे एक वन, ए यस प्लस ए टू दिखा दिया इसने। ट्रू लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बी प्लस बी, तो क्या आएगा? तो ट्रू प्लस ट्रू आना चाहिए। ट्रू ट्रू, है ना, यस सर ट्रू ट्रू। तो क्योंकि वो स्ट्रिंग है, अगर वो इंटीजर है, अगर वो बूलियन है, ये जो टू आया है ये बूलियन के केस में आया है, यस सर और ये जो ट्रू ट्रू आया है ये ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में आया है, क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है तरीका कि हम बूलियन वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जो उसका ऑपरेटर्स हैं, एक्शन है, वो अलग तरीके से परफॉर्म होगा। तो अगला है बूलियन। तो हमने क्या देखा, नंबर को बूलियन में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को बूलियन में कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग को बूलियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने नंबर में करते हैं, नंबर, नंबर टू बूलियन, इसको कर देते हैं कमेंट, और नंबर को करते हैं बूलियन में। तो यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल लेट ए इक्वल्स टू वन, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट बी इक्वल्स टू, बूलियन के लिए क्या आएगा, बूलियन ही आएगा कन्वर्ट करने के लिए, और ए लिख दिया। तो ए की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी बी के अंदर, और बी को console डॉट लॉग करवाओ। तो बताओ कुछ आइडिया कि क्या प्रिंट होगा बी के अंदर। सर ये वेरिएबल चाहिए। क्या कह रहे हो? सर वो बुलियन लिखा जा रहा था ना, बी बड़ा हो रहा था तो उससे कह रहा था। हाँ, आंसर बताओ। तो सर ट्रू आएगा ना। नहीं, हेलो नंबर को, वन को हम क्या कर रहे हैं, और बुलियन हाँ तुम बताओ हर्षित का आंसर।
सर ट्रू ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने इसको रन करा, यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है ट्रू। तो ट्रू। बिल्कुल सही है ये आंसर। इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम कंट्रोल प्लस से या कंट्रोल माइनस से छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर ट्रू आ गया क्योंकि वन का मतलब हमने पढ़ा था ट्रू। अच्छा ट्रू। चलो अब हम इसको करते हैं कमेंट, कॉपी और पेस्ट। इसको करते हैं कमेंट को हटाते हैं और यहाँ पे अब मैंने लिखा 0। 1 की जगह हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो क्या आएगा? तो वो एक नया क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है। जो फॉल्स है। इसका तो वही फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स है। चलो ये तो सबको पता ही है, लेकिन एक जो लॉजिक का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम कोई और वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि ये तो नंबर है, तो नंबर में तो कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे मैं जरूरी थोड़ी ना 1 लिखूं, 2 भी लिख सकता हूँ या कोई और बड़ा नंबर भी लिख सकता हूँ। तो अब बताओ अब इसमें क्या आएगा, क्या आना चाहिए, कुछ आइडिया? सर अगर वो 0 और 1 पे चलता है तो नोटा नंबर आना चाहिए फिर तो इस हिसाब से। एन क्योंकि एन। अगर बूलियन में तो केवल 0 और 1 ही होते हैं, तो ये तो यस उसके सर। अंदर है नहीं नंबर, तो ये तो एन आना चाहिए। जी। हर्षित का आंसर क्या आना चाहिए? सर या तो एन आना चाहिए, नहीं तो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 0 से ऊपर वाले ट्रू हो सकता है तो। हाँ, तो बूलियन क्या कहता है, बूलियन कहता है आपके पास कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 0 तो वो ट्रू ही रहेगा। 0 मीन्स फॉल्स, बूलियन कहता है, बूलियन में 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 या यूं कहें पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ट्रू। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही है और ये हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू। चेक कर लेते हैं। ट्रू। तो यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू ही आ रहा है। ट्रू। और एक बार हम नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव में क्या करता है वो। तो इसमें सिर्फ 0 का मतलब ही फॉल्स है, तो नेगेटिव मतलब भी ट्रू ही आ रहा है। सिर्फ 0 पे एक बार 0 पे भी चेक करके देख लेते हैं, कई बार हमेशा ये आंसर ट्रू तो नहीं दे रहा। तो नहीं, 0 का मतलब फॉल्स है। तो 0 का मतलब यहाँ पे है फॉल्स, और फॉल्स कोई भी वैल्यू देंगे यानी कि पॉजिटिव एंड या नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू मीन्स ट्रू। तो ये हमारा बुलियन का कन्वर्जन हुआ। तो यहाँ पे जो हमने ये कन्वर्ट किया है, ये किया है नंबर टू बुलियन। बोलिए। इसी तरह से स्ट्रिंग टू बुलियन भी करके देख लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं कोई वैल्यू इस बार मैं स्ट्रिंग में ही +1 डाल देता हूँ और यहाँ पे फिर से वही करते हैं। तो बी में कन्वर्ट किया a की वैल्यू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू बुलियन कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू बुलियन। और और इसको सर आई थिंक वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुको। अब आ जाएगी आवाज, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग 1 है स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हमने बुलियन लिखा वैल्यू, और बी को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो 1 का मतलब तो हमें पता ही है कि ट्रू है, तो बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं चाहे वो स्ट्रिंग हो, तो आंसर हमारा ट्रू ही आना चाहिए। चेक करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ट्रू ही आ रहा है। और कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे एक और लिख देते हैं। यहीं पे मैंने 0 लिखा, तो 0 को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि दो बार डिक्लेयर हो गया। चलो कमेंट कर देते हैं। ओके, तो 0 लिखा यहाँ पे हमने, और 0 का मतलब यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, तो फॉल्स। नहीं है। ओके, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, तो ये इसको 0 नहीं मान रहा, ये उसको क्या मान रहा है, यस एस्काई वैल्यू मान रहा है उसकी। स्काई। एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चेक कर रहा है, और एस्काई वैल्यू 0 की तो इसका पॉजिटिव नहीं मतलब तो होती है। वो स्ट्रिंग वाली सारी वैल्यूज को ही वो दिखाएगा, बिल्कुल ट्रू दिखाएगा। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही। स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू होगी वो ट्रू ही होगी। एक बार और चेक करके देख लेते हैं, फॉल्स ही डाल देते हैं इसमें फॉल्स और डाल के देख लेते हैं। लेकिन वो फॉल्स तो फॉल्स नहीं रीड कर रहा ना, इसकी स्काई वैल्यू रीड करेगा, तो इसका आंसर भी ट्रू ही आना चाहिए। तो स्ट्रिंग की जितनी भी वैल्यू है वो ट्रू ही आनी चाहिए, तो इसमें भी आंसर ट्रू ही तो है। स्ट्रिंग की तो जितनी भी वैल्यू वो सब ट्रू ही है। चलो, तो ये हमने डेटा टाइप्स टाइप कन्वर्जन पढ़ा, कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वही लिखा है, 1 का मतलब ट्रू, 0 कोई भी 5 कोई भी टेक्स्ट ट्रू है, और एक वैल्यू और है स्ट्रिंग में, अगर हम खाली छोड़ देंगे तब है इसका फॉल्स, तब आएगा फॉल्स। अगर हमने खाली ही छोड़ दिया तब ये एम्प्टी हो गया, यानी कि नल, नल कहेंगे इसको। अगर नल है तब इसमें आंसर हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से करते हैं फॉल्स। एक बार और करके देखें इसको, एक बार एक वैल्यू और लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे नल ही लिख दिया तो नल को तो एरर ही दे रहा है ये। अनडिफाइंड। स्क्रिप्ट का कोड टैग हट गया क्या? सर तो यहाँ पे अब फॉल्स दिखा रहा है, और तो नल को भी फॉल्स दिखाएगा, और वो हट गया वैल्यू। और जो दूसरी वैल्यू थी कोड्स के अंदर खाली, तो इसको भी वो नल ही दिखा रहा था, मतलब फॉल्स दिखा रहा था। तो ये दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, नल और एम्प्टी वैल्यूज। बाकी सब स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो ट्रू ही है। तो टाइप कन्वर्जन में केवल इतना ही था। अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस वाला। फंक्शंस हमने बनाए ही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। In a program, we often need to use same block of code in many places, many different places. मतलब ऐसा पॉसिबल हेलो। है कि बस, हाँ जी, आ रही है आवाज? हेलो। यस सर। उस प्रोग्राम को हम बार बार लिखना चाहते हैं, मतलब हमने मान लो सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बनाया। अब हमें अलग अलग वैल्यूज के साथ उसको कैलकुलेट करके देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो हमें बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है जो कि उसको कैलकुलेट करेगा। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को एक बार लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे, और उसको यूज कितनी बार भी कर सकते हैं। यूज का मतलब कॉल करना। तो फंक्शन का मेन इंपॉर्टेंस यही होता है, राइट वंस यूज मैनी टाइम्स। In that situation, functions play an important role. In function, we can define code once and use it as many times as required. एक बार डिफाइन करो और उस लॉजिक को कितनी बार भी रिपीट करते जाओ, यूज करते जाओ। एडवांटेज क्या है फंक्शन का? रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेसी। फंक्शन को बार बार लिखने की बजाय हमें कोड को रीयूज करना है, उसी को स्मार्ट वर्क बोला जाता है। तो यहाँ पे हम रीयूज करेंगे फंक्शन को। फंक्शन का काम यही होता है कि हम रीयूज कर सकते हैं कोड को। मेक प्रोग्राम साइज कॉम्पैक्ट। अगर हम एक ही कोड को बार बार यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम का साइज है वो छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। और अगर प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और प्रोग्रामर के जो एफर्ट्स हैं वो कम होंगे। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कोडिंग में स्मार्ट वर्क चलता है, और स्मार्ट वर्क का एक मतलब ये भी है कोड रीयूजेबल। और रीयूजेबल का अगर हम देसी भाषा में मतलब समझे तो वो क्या है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमने उसी कोड को बार बार रिपीट कर दिया। कॉपी पेस्ट का मतलब है कि एक बार हमने लिख दिया कोड को और उसी को कॉल कर लिया है, यूज कर लिया है। तो जी हमें सर। बार बार अपने एफर्ट्स नहीं लिखने, बल्कि हमें स्मार्ट वर्क करके यूज करना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन
जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो दो टाइप्स के हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने बने बनाए दे रखे हैं, जैसे कि अलर्ट फंक्शन हमने पढ़ा था, कन्फर्म पढ़ा था, और भी बहुत सारे हैं। स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को लेंथ पता लगाने के लिए। मैथ्स के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं जो कि हम आगे करेंगे। तो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये सारे बने बनाए फंक्शन हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने हमें दे रखे हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंगली इन फंक्शंस को बनाएगा। हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हमें कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने हैं, पावर का, सम, मल्टीप्लिकेशन का। तो इन सब के लिए हमें अलग अलग फंक्शंस बनाने होंगे। तो वो सब क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। सर एक बार रिपीट कर दोगे क्या, मेरा नेट भाग गया तो। हाँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, रुको एक मिनट। तो हम अब देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि फंक्शन हमने बनाया भी है, लेकिन उसका मीनिंग समझते हैं कि फंक्शन जो हम बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस चीज को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है जो कि फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसके अंदर फंक्शन का यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन शो अलर्ट। शो अलर्ट क्या है, ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड्स है। इसके बजाय हम कोई और नाम नहीं दे सकते, फंक्शन तो लिखना ही होगा। शो अलर्ट फंक्शन का नाम है और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है ये हमने अपनी मर्जी का नाम दिया है। इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, फंक्शन डिफाइंड। ये हमने फंक्शन को डिफाइन। डिफाइन करा है। फिर अगली लाइन में हमने कुछ लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फंक्शन की स्टेटमेंट। जो फंक्शन के अंदर लाइन होती है वो फंक्शन स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कितनी भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है फंक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शुरू करा है, कर्ली ब्रैकेट बंद भी किया है फंक्शन का। ये क्या बताता है कर्ली ब्रैकेट, ये बताता है फंक्शन का स्कोप। स्कोप मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो चुका है फंक्शन, बस 3 लाइन का ही फंक्शन था। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, शो अलर्ट। ये क्या है, फंक्शन का नाम है ये तो। इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल। हाँ, फंक्शन को कॉल किया है हमने यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, उसको ढूंढेगा फंक्शन को और उसको कॉल कर देगा। ये जो पूरा है फंक्शन 3 लाइनों का, इसको हम फंक्शन की बॉडी भी बोलते हैं। फंक्शन बॉडी इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है वो फंक्शन की बॉडी होती है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर फंक्शन की बॉडी भी लिखेंगे। बॉडी का मतलब है लॉजिक। फंक्शन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या करना क्या चाहते हैं हम, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, लॉजिक। हाँ तो बाकी अगर दोबारा क्रिएट तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो अगर हमें ये अलर्ट, ये जो मैसेज है स्टेटमेंट, इसको बार बार यूज करना है तो सिर्फ हमें ये लिखना होगा एक वर्ड, शो अलर्ट। शो अलर्ट जहां अब जहां भी हम शो। चाहते हैं जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है और नीचे उसी फंक्शन में थोड़ा सा और चेंज करके यूज करना, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन, भाई हम कोड को रीयूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कोड हमारा डायनामिक होगा। इस अच्छा, मतलब फंक्शन को सेम मतलब यूज करना पड़ेगा। इस फंक्शन को हमें डायनामिक बनाना है। डायनामिक का मतलब है कि अगर इस फंक्शन को हम दूसरी जगह लिखें तो वो अलग मैसेज दे। जैसे कि मान लो एक फंक्शन हमने बनाया जो कि ग्रीटिंग दे रहा है, मतलब एक हेलो प्रिंट कर रहा है। तो हेलो, मैंने अपना नाम लिखा अंकित, अब तुमने रन करा तो हेलो हर्षित आना चाहिए, तुम्हारा नाम आना चाहिए। मैंने रन करा तो मैंने आसिम ने रन किया तो आसिम का नाम आना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक डायनामिक वैल्यू को ले रहा है, ये वैल्यू डायनामिक आ रही है ना। तो इसको डायनामिक कैसे बनाएंगे, वो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पैरामीटर के साथ। ये जो फंक्शन है ये है विदाउट पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं इस फंक्शन में हमें पता चलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेम वही फंक्शन है लेकिन इसके अंदर हमने यूजर लिख दिया। और यूजर को क्या लिखा हुआ है, फंक्शन पैरामीटर। यहाँ पे हमने पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल का नाम होता है। ये वेरिएबल का नाम है यूजर। और शो अलर्ट जब हमने कॉलिंग किया है, ये हमने बदल दिया इसको, ब्रिडनिच जिन्होंने जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था, कोई भी नाम हो सकता है इसकी जगह।
तो ये नाम किस में जाएगा, ये नाम जाएगा यूजर के अंदर, और यहाँ पे हेलो के साथ यूजर प्रिंट हो जाएगा। यूजर में क्या था, बिल्डनेच, तो इसका आउटपुट आएगा हेलो बिल्डनेच। क्लियर। जो सम का मान लो तुमने कोड बनाया, तो सम ऑफ टू नंबर्स में जो वैल्यू है वो तो हम पैरामीटर से पास करेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो कि ये जो फंक्शन है मैंने बनाया है सम के लिए, और तुम चाहते हो कि इसके अंदर सम भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, पावर भी निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक डायनामिक नहीं होता, वैल्यू डायनामिक हो जाएगी, लॉजिक वही रहेगा। तो फंक्शन के हमने अलग अलग तरीके देखे। पहला तो था कि उसमें पैरामीटर नहीं था और रिटर्न टाइप भी नहीं था, इसमें रिटर्न टाइप भी नहीं है। रिटर्न टाइप क्या होता है वो देखते हैं आगे। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि पैरामीटर तो है लेकिन इसमें भी रिटर्न टाइप नहीं था। लेकिन तीसरे वाले में पैरामीटर नहीं दे रहे हम और रिटर्न टाइप दे रहे हैं, तो देखते हैं रिटर्न टाइप कहाँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्वायर निकाल रहा है, ये फंक्शन का नाम है। और इसमें हमने क्या करा है, a इक्वल्स टू 5 इंटू 5, ए में स्टोर कर दिया और ए को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है रिटर्न करवाने के लिए वैल्यू को। तो ये रिटर्न कहाँ करेगी, किसको करेगी रिटर्न, जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। यहाँ पे जब हमने फंक्शन कॉल किया है स्क्वायर के नाम से, उसके अंदर मस्ट हो जाता है कि हमें वैल्यू, कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करा और इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न ए स्टोर करेगा एस के अंदर वैल्यू को, एस के अंदर वैल्यू, ए की वैल्यू एस में जा रही है, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसको हमने एस को यूज कर लिया। और जो चौथा तरीका है वो हम दोनों ही यूज कर रहे हैं, यानी कि पैरामीटर भी यूज कर रहे हैं और रिटर्न टाइप भी यूज कर रहे हैं। थर्ड वाले जो एग्जांपल में हमने देखा था, ये 5 इंटू 5 ही करेगा, ये हमारा फंक्शन डायनामिक नहीं है, इसमें हमेशा वैल्यू 5 इंटू 5 ही रहेगी। तो अगर हमें डायनामिक चाहिए तो हम इसको आर्ग्यूमेंट देंगे। तो ये वाले एग्जाम्पल में हमने वैल्यू पैरामीटराइज्ड भी है और रिटर्न भी है, तो यहाँ पे हमने n लिख दिया। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हमने पास करी है वैल्यू 6, तो 6 वैल्यू जाएगी। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, जो वैल्यू हमने पास करी है उसका स्क्वायर होगा, वो यूज होगी लॉजिक के अंदर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, फिर a के अंदर स्टोर हो गया, a को रिटर्न कर दिया, रिटर्न s के अंदर आएगी वैल्यू और s को यूज कर लो। रिटर्न जो स्टेटमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, वो जंपिंग स्टेटमेंट में आती है। जंपिंग का मतलब है कि ये क्या करेगा, ये एक तरह से फंक्शन को एंड कर रहा है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है जी, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि क्या कर रहा है, स्क्वायर भी निकाल रहा है और क्यूब भी निकाल रहा है। दो वैल्यू एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम इसको, इसके अंदर, और दोनों वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल तो करना ही होगा, इस फंक्शन को कॉल तो करेंगे ही, है ना। और रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू को स्टोर करवानी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया लेट x लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू फंक्शन को कॉल कर दिया। ये पैरामीटर लेस वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू हमें पास नहीं करनी, क्योंकि हमने स्टैटिक वैल्यू दे रखी है, फिक्स्ड वैल्यू दे रखी है 5। तो ये 5 को ही परफॉर्म करेगा। तो इसका आउटपुट बता सकते हो क्या आएगा, अगर मैं x को console.log करवाऊंगा, बताओ करके। तो इसमें क्या है, s में 25, इसमें 125, लेकिन हमने यहाँ पे रखा है रिटर्न s। तो s में क्या होगा, 25 जाएगा और 25 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर हमने ये रिटर्न भी लिखा है। देखो अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी जैसे हमने पहले भी लिखा था 1 2 3 वाली। तो सबसे पहले ये कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ये इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा 10 को, सबसे पहले ये 18 पे जाएगा, क्योंकि ये तो वो ब्लॉक है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। हाँ भले ही ये चेक करता है कि हमने ये सिंटेक्स सही लिखा है या नहीं, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं होगा ये। तो ये यहाँ पे जाएगा सीधा 18 पे, 18 वाला फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर ये जाएगा 10, फिर 11, 12, 13, 13 के बाद 14 पे। 14 वाला क्या करेगा, 14 वाला क्या करेगा, x के अंदर वैल्यू भेज देगा। यस सर। तो 14 के बाद कहाँ चला गया, 18, x 18, और 18 के बाद कहाँ जाएगा, ये हमने ऊपर तो नहीं भेजा इसको,
तो नहीं ऊपर सर। नहीं जाएगा, ये सिर्फ सीधा 19 पे जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 25। तो इसको हम करते हैं चेक, इसका जो वैल्यू है वो आ गई 25 आ चुकी है। और क्या कहते हैं, जो वो वैल्यू थी 125 यानी कि ये वाली, ये हो गई है स्किप, ये स्किप हो गई है, क्योंकि रिटर्न का मतलब था, ये रिटर्न मतलब ये फंक्शन को एंड कर देता है, फंक्शन एंड, फंक्शन हमारा यहाँ पे खत्म कर देता है। तो आपको एंड कहीं होगी। पे भी बीच में फंक्शन को रोकना है ना, तो रिटर्न लगा दो, तो वहाँ पे एंड हो जाएगा फंक्शन। अगर मैं अगर मैं यहीं पे लिख दूँ रिटर्न, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, जैसे यहाँ पे आया 5 के बाद सीधा रिटर्न हो गया, रिटर्न मतलब यहाँ पे चला जाएगा वापस। और x की वैल्यू क्या मिलेगी इसको, इसको तो कुछ भी नहीं 5 मिलेगी वैल्यू, ये अभी नहीं मिलेगी सर। मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमने तो रिटर्न करा ही नहीं, यहाँ पे तो रिटर्न इस कुछ भी नहीं लिखा है, वैल्यू नहीं दिया। जीरो रिटर्न कर देगा। देखते हैं इसमें, या तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो अनडिफाइन आ रहा अनडिफाइंड। है ना, तो उसको वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो वहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, तो ये रिटर्न हुआ ही। हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिटर्न को, ये भी एक वैलिड तरीका है, बिना वैल्यू के, बिना वैल्यू के रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन उसके पास क्या जाएगी वैल्यू, अनडिफाइंड जाएगी, अनडिफाइंड। है ना। तो अगर जीरो पास कर देंगे तो जीरो ही जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, कुछ नहीं पास करेंगे तो अनडिफाइंड आएगी। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन रिटर्न का मतलब तुम्हें पता चल गया है, रिटर्न का मतलब है फंक्शन को एंड करना। अब फंक्शन मैंने है। यहाँ पे रिटर्न लिख दिया, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, इसीलिए इसको जंपिंग स्टेटमेंट भी बोला जाता है रिटर्न को। स्कोप, वेरिएबल स्कोप हम पढ़ चुके थे, लोकल और ग्लोबल वाला। लोकल का मतलब है कि वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा, और ग्लोबल का मतलब है फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ये वेरिएबल क्या है, लोकल या ग्लोबल, लोकल। लोकल। बिल्कुल सही। और ये लोकल का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर ही रहेगा। अगर हम s को बाहर प्रिंट करवाएंगे जो कि इसके अंदर वैल्यू है, तो यहाँ पे एरर आएगा, नॉट एक्सेस आउटसाइड फंक्शन। और ये ग्लोबल वेरिएबल है, अगर हमने यहाँ पे लेट s लिख दिया और अगर हम इसके अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी बाहर भी वो चेंज वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, बिना रिटर्न करे। इस प्रोग्राम में बिना रिटर्न करे ही रिटर्न हो रहा है ना, बिना रिटर्न करे ही ये रिटर्न हो रहा है, क्योंकि s तो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, अब हमने यहाँ पे s की वैल्यू वो स्टोर कर दी है, और यहाँ पे अलर्ट करवा दिया तब भी 100 डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये वाला लॉजिक एक बार पढ़ के बताओ, कुछ एरर डाउट है तो। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा, इसको सर तुम्हें पढ़ के ये बताना है कि हम इस फंक्शन में इसको कैसे यूज करें, जिससे कि ये जो स्क्वायर है और ये क्यूब है, ये दोनों ही प्रिंट हो जाए यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम रिटर्न कर सकते हैं केवल एक वैल्यू को, दो वैल्यू हमने देखा कि दोनों रिटर्न नहीं हो सकती, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। लेकिन इसकी हेल्प से हम दोनों वैल्यू को, स्क्वायर और क्यूब को, प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। सर तो ये कुछ बताओ भी हो कैसे। सकता हाँ, क्या कह रहे हो। है। कुछ भी बोलिए सर आप। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये हिंट है, इसको तुम बताना करके अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, पहला अर्थमेटिक का एक्सरसाइज है। करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स तुम्हें यूजर से इनपुट करवाने हैं, स्टूडेंट से इनपुट करवाने हैं, और उसका क्या क्या निकालना है, टोटल, परसेंटेज, टोटल। दो चीजें निकालनी है। ओके दूसरा सर। दूसरा क्वेश्चन है कि तुम्हें इनपुट करवानी है एक वैल्यू, जो कि क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी उस एम्प्लॉय की, और कैलकुलेट करना है ये तीन चीजें। और क्या करना है, टोटल भी करना है। टोटल का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, और यहाँ पे एक स्लैब दे रखा है कि अगर उसकी बेसिक सैलरी इतनी है तो उसका HRA इतना निकालना है, इतना इतना इतना। तो इसको तुम्हें GUI प्लेटफॉर्म से खुद से बनाना है, तो जैसा भी बनाना चाहते हो खुद से बनाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे तुमने लिखा है मैथ्स लिख दिया, मतलब उसके सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसके आगे एक बॉक्स आएगा, उसके बाद इंग्लिश लिखा, उसके बाद एक बॉक्स आएगा, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर यहाँ पे आएगा टोटल, डिस्प्ले होगा,
और टोटल के आगे बॉक्स आएगा, फिर इसी तरह से परसेंटेज के आगे बॉक्स आएगा। इस तरह से तुम्हें बनाना है। और एक बटन रह गया बीच में, यहाँ पे बटन बनेगा जो कि क्लिक करने पे ये दोनों चीज़ें निकालेगा, और ये दोनों तुम्हें ये सारी चीज़ें इनपुट करवानी है यूज़र से। तो इस तरह से तुम्हें यूआई बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना। बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप कर लो, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम्हें बूटस्ट्रैप का भी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप की टेबल बनी बनाई होती है, उससे कर लेना। और उसी तरह से जैसे मैंने इसका यूआई बनाया था, इसी तरह से तुम्हें इसका भी यूआई बनाना है कि क्या क्या यूजर से इनपुट करवाना है। वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लो, बटन पे एक्शन परफॉर्म करवाओ और फिर उसका रिजल्ट दिखा दो। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज। जी